हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं एडवांस अकाउंट लेक्चर सीरीज़ में फोर्थ टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड आफ्टर दिस टॉपिक, एज आई सेड अर्लियर, मैंने जब फॉरेंसिक अकाउंटिंग किया था, मैंने जब क्रिएटिव अकाउंटिंग किया था, एंड टुडे आई विल बी कंप्लीटिंग एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। इन तीनों के मिलाकर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगले वीडियो लेक्चर में लेके आऊँगी। वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एट दैट टाइम। आज मैं ये टॉपिक कवर कर दूँगी। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखे हैं। मेक श्योर यू गाइज वॉच दोज लेक्चर्स एज वेल। एंड इट्स अबाउट IFRS, about forensic accounting, creative accounting, and it's lecture number 4 today, that is environmental accounting. देखो, अभी ये टॉपिक देख के ना एकदम से ऐसा लगता है कि अभी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेके तो हमने पढ़ाई की है। व्हाट इज़ इट अबाउट अकाउंटिंग? मतलब हम अकाउंटिंग को कैसे एनवायरनमेंट को कैसे अकाउंटिंग करेंगे और क्यों करेंगे? तो ये सारे सवाल एकदम से टॉपिक को देख के हमें क्लिक होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में है क्या ये चीज़। Environmental accounting is a form of accounting that incorporates both economic and environment information. जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें यानी इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड करेंगे, एज वेल एज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन भी। ना व्हाट इज़ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, वो हम आगे जाके देखेंगे कि क्यों हमें एनवायरमेंट को हमारे अकाउंटिंग में इंक्लूड करना है। There are various factors on which economic growth and organization's financial growth depends on. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अनगिनत फैक्टर्स है, छोटे छोटे फैक्टर्स मिलके भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ पे अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। कौन से फैक्टर्स? फैक्टर्स लाइक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स. Government policies and organizational activities that have impact on environment, that is on natural resources, climate change, pollution, global warming, hazardous waste outlets from industries and households are called environmental accounting. जब भी देखो, जब भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ निकलती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोई भी एक्टिविटी करता है, जैसे प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन के दौरान जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है तो कितना सारा हज़ार्डियस एफ्लुएंट्स जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं रिवर्स में। वाटर पोल्यूशन होता है, इससे नेचुरल रिसोर्सेज हार्म होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्लाइमेट में चेंजेस आने लग गए हैं, जिसके ऑब्वियस से जो रिजल्ट्स है वो अब हम 2021 में हम देख रहे हैं। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। हाउस होल्ड्स कॉल्ड एनवायरनमेंट, दिस इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। मतलब हम ये सब जो कर रहे हैं ना, जिसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे हो रहा है, अब टाइम आ गया है कि हम इसकी अकाउंटेबिलिटी ले, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अभी टाइम आ गया है कि हम चीज़ों को दायरे में कर ले ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम कितने ज़्यादा जो डिज़ास्टर्स होने लगे हैं, यहाँ वहाँ लोगों में फ्लड्स आने लगे हैं, लोगों में बीमारियाँ आने लग गई है। ये चीज़ें जो है ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट को लेके, एंड बाय हम लोग आई मीन बिजनेसेस जो है वो एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करने लगे हैं। दे आर यूजिंग इट, दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। तो ये एनवायरमेंटल अकाउंटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम चीज़ों को कंट्रोल में रखें, ताकि हम एनवायरनमेंट को सही तरीके से यूज़ करें। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन अकाउंटिंग। डेफिनेटली अभी ग्रीन आपको इसमें अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो मेक श्योर आप ये ना भूलें और इतना माइनर चीज़ के लिए आप मार्क्स ना गवाए। एनवायरमेंट इज़ रिलेटेड टू नेचर, ट्रीज एंड ऑल दैट स्टफ, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ग्रीन अकाउंटिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन अकाउंटिंग। अब एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का जो फील्ड है वो क्या क्या आइडेंटिफाई करता है, मतलब ये किन चीज़ों में अपनी जो रखता है कि ओके मैं कौन सी चीज़ों को कवर करूँगा। रिसोर्सेज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, कौन से रिसोर्सेज है जो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस को बताना होगा। वो वाटर यूज़ कर रहे हैं, कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं, क्या वो
कोई मिनरल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई गैशियस सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो एवरी रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड अंडर दिस टॉपिक. व्हाट मेजर्स हैव बीन यूज्ड, क्या मेजर्स लिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे. कम्युनिकेशन कॉस्ट ऑफ कंपनी, तो क्या कॉस्ट है ऐसे जो कंपनी को इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो लगते हैं. वील स्टडी दैट इन द नेक्स्ट लाइन. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. एनवायरमेंटल अकाउंटिंग refers to disclosure of environmental related matters in financial statements of the firm. यानी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्लोज करते हैं. इट कम्युनिकेट्स वट एवर स्टेप्स टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द फर्म टू स्टेक होल्डर्स सच एज गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. मतलब इन सब ने मिलके ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये चीज़ें हम एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं. तो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग जो है इसमें इसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स, ऐसे कौन से मेजर्स लिए हैं टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ये हम लोग इस अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे. ना अभी हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कुछ कॉस्ट इनकर करते हैं. अब वो किस तरीके के कॉस्ट है. कॉस्ट टू क्लीन अप, सपोज किसी कंपनी ने सोचा है कि हाँ हम लोग जिस लोकेशन पे है उसके आजू बाजू कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे क्लीन करने की ज़रूरत है, तो हमने वो क्लीन किए हैं. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई काम करते हो तो उसके लिए आपको कॉस्ट लगती है, तो क्लीन अप के लिए भी ये कॉस्ट लगेगा. रेमीडिएट, दैट इज़ रीस्टोर कंटेमिनेटेड साइट्स. कुछ ऐसी साइट्स है जो ख़राब हो गई है, अब उसको रीस्टोर करना यानी उसको अब ठीक करने के लिए भी कुछ खर्च किए होंगे कंपनी ने. एनवायरमेंटल साइट्स. पेनल्टीज़, हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई गलती हो गई हो. देखो अभी ना लॉ भी बन चुके हैं इसके खिलाफ कि आपको एनवायरनमेंट को अच्छे से यूज़ करना है, वरना आपके ऊपर केस हो सकती है. तो हो सकता है कि अगर कोई कंपनी उसने कोई फॉल्ट कर दी हो जिसकी वजह से उसको पेनल्टीज़ पड़ी हो. टैक्सेस जो पे कर रहे हैं वो. परचेज ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज़, जब ऑर्गेनाइजेशंस कोई प्रोडक्शन करती है तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जो कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करे, जो कम से कम पोल्यूटेंट्स को अपने इससे फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जब वो बाहर जाती है तो वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हो कि वो पोल्यूटेंट्स में से हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल ले उसमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं हज़ार्डियस. एंड वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट. वेस्ट जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है उसको मैनेज करने के एक ऐसा तरीका अपनाना जिससे बहुत बेनिफिट हो एनवायरनमेंट को, तो उसके लिए भी कॉस्ट लगेंगे. सो दीज आर द कॉस्ट विच आर इंक्लूडेड बाय द कंपनीज. Company should also take into account of external environmental impact and determine what profit level would it left if they attempted to leave the planet in the same state at the end of the accounting period as it was in the beginning. देखो कंपनी ने ना ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उस समय में क्या होगा अगर हम इस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करें कि हम ना ही जो हमारा एनवायरनमेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर में था, जैसे बिगनिंग में था, और जैसे हम क्या क्या होगा अगर हम जैसे बिगनिंग में था उसको एंड में भी हम वैसे ही रखें, मतलब हम उसको कोई हार्म ना करें, और बिना हार्म किए हम कैसे हमारे ऑपरेशंस कंडक्ट करके हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट कमाएं. ये एम जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने मन में रखना चाहिए. दिस इज़ व्हाट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एम्स एट, दैट इज़ टू मेक श्योर टू यूटिलाइज any environmental resources in such a way that you do not literally exploit or harm that environmental amenity that you have got or the organization has got, and they should earn their profit, they should keep doing their operations, but they should make sure कि जैसे बिगनिंग में एनवायरनमेंट था हम एंड में उसको वैसे ही छोड़ रहे हैं, ना कि हमने एंड में पूरा तहस नहस कर दिया, हमने पूरा निचोड़ लिया है उस एनवायरनमेंट को. ऐसा नहीं करना है कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस को. Responsibility towards environment has become one of the most crucial areas of social responsibility.
फ़िलहाल का ये हॉट टॉपिक है कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे ना कैसे करके बहुत बचा के चलना है। हमें कहीं ना कहीं भी एक गलती भी हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। एनवायरनमेंट को आप जितना एक्सप्लॉइट करोगे, जितना उसके साथ खिलवाड़ करोगे, वो रिटर्न में आपको भी देगा। इन योर द एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर गोइंग टू सफ़र। सो ये अब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि स्पेशली बिजनेसेस की, जो इस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रॉफिट कमाते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट का ख़ास तौर से ध्यान रखे। और ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये बहुत पॉपुलर टॉपिक हो गया है। धीरे धीरे एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अडेप्टिंग टू दिस अकाउंटिंग, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके वजह से एनवायरनमेंट को कोई हानि हो, क्योंकि इन रिटर्न में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हम ह्यूमंस ही उसे सफ़र करने वाले हैं। Rising concern for environmental degradation in recent years, which is taking place mainly in the form of pollution of डिफरेंट टाइप्स। यार इसके जो एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी एनवायरनमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, जो डिग्रेडेशन हो रही है, यानी वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, अलग अलग तरीके के पोल्यूशन से हम जूझ रहे हैं। तो बहुत सारे हमें इसके इम्पैक्ट के तौर पे अगर हम देखें तो बहुत ह्यूमन हेल्थ ख़राब हो रही है। बहुत सारी बीमारियां जो है वो लोगों में आने लगी है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर रिलेटेड डिजीज़ लोग जा रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं। अगर बात करें ब्रीदिंग की, एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों में एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियां आने लग गई है। रिड्यूसेस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, जितना एनवायरनमेंट को आप ख़राब करोगे उतना रिटर्न में एनवायरनमेंट आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट ज़रूर करेगा, जिसके वजह से बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी बहुत हार्म करेगी। लीड्स टू लॉस ऑफ एम्यूनिटीज़, जो चीज़ें आपको यूज़ करने के लिए मिलती है एनवायरनमेंट आपसे छीन लेगा एक सर्टेन टाइम के बाद, और आपको उस चीज़ का इस्तेमाल जो है, जो आप पहले बहुत इससे करते थे कि ईजिली यू वर गेटिंग इट, सो होता है ना, जो चीज़ हमारे पास है हमें उसकी कदर नहीं है, बट वो जब चली जाएगी तब होगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हमारे हाथों से बहुत सारी एम्यूनिटीज़ जो है वो निकल जाएगी। मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम क्यों एनवायरनमेंट को मैनेज करने की बात कर रहे हैं? सब कुछ तो ठीक से चल रहा है, ऐसा एक इंडिविजुअल पर्सन को लग सकता है, लेकिन याद रखना सिर्फ हम नहीं है, आने वाली जनरेशन भी है। इन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि यूज़ रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करो कि आज ये जो जनरेशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, और साथ में आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब उन्हें भी इन चीज़ों को यूज़ करने का मौका मिले। अगर हर चीज़ हम यूज़ करके सब ख़त्म कर देंगे, सब तहस नहस कर देंगे, आने वाली जनरेशन बहुत बड़े धोखे में रहने वाली है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि ना ही हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और ना ही फ्यूचर जनरेशन को करना पड़े। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन इट्स प्रॉफिट एज वेल एज प्रिजर्व आवर इकोसिस्टम। देखो, मेन एम ऑर्गेनाइजेशंस का हमेशा से प्रॉफिट रहा है, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग कोई भी बिजनेस खोलता है तो उसका एम जो है वो सिर्फ प्रॉफिट रहता है। लेकिन आजकल की ज़रूरत के हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन ना कि सिर्फ प्रॉफिट देखे, बट अब वो एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान देने लगे। ये देखे कि वो कहीं प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कहीं एनवायरनमेंट को तो हार्म नहीं करे, कहीं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई रूल्स तो ब्रेक नहीं करे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशंस ये समझे कि हाँ, हम एनवायरनमेंट को बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एंड इट्स टाइम कि अब हम इस पर रोक लगाएं। और इस रोक के लिए इसको एक तरीके से स्टॉप करने के लिए हम ये अकाउंटिंग लेके आए हैं, जिससे लोगों में एक ये आ जाएगा कि नहीं, अब मैं इसको मॉनिटरी इसमें अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे इसमें फ़ाइन पेनल्टीज़ पड़ने लग गई है, तो कहीं ना कहीं हर कोई इंसान जो है वो ये सोचेगा कि भाई मेरे तरफ से कोई चूक ना हो। To be a good corporate citizen, a firm has to adopt policies and take actions that becomes environmental friendly. अगर आपको एक अच्छा कॉरपोरेट सिटीज़न बनना है, यानी आपको आपकी कंपनी को एक अच्छे गुडविल में रखना है, तो मेक श्योर ऐसी पॉलिसीज़ का आप लोग अडायर करें जो आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। ये नहीं कि एनवायरनमेंट को के अगेंस्ट हो। मतलब मेक श्योर कि जब आप वाटर यूसेज करते हो तो आप ये रूल्स बनाएं अपने कंपनी में कि वो वाटर जो है उसका वेस्टेज ना हो, कोई भी टैप रनिंग वाटर ना छोड़ दे, कोई भी पानी बेवजह वेस्ट ना करे। मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशंस के आसपास पेड़ पौधे लगे रहे। मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से भी हम एनवायरनमेंट में थोड़ा अपनी तरफ से हाथ डाल सकते हैं। तो अगर
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन एक गुडविल क्रिएट करनी है, दैट वी आर गुड एंड वी आर नॉट जस्ट हैविंग इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट बट वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट, ये दिखाना है तो उस तरीके की पॉलिसीज़ को अडेप्ट करना होगा. Business activities of organizations are affected by nation's natural resources like water, air, gas, mineral. सो गाइज इतना याद रखो, ये जो वाटर, एयर, गैस, मिनरल है, ये आपका एनवायरनमेंट फॉर्म करता है. इट्स अ एनवायरनमेंट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एनवायरनमेंट. ये सारी चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट का पार्ट है, एनवायरनमेंट में आती है. तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी इससे इफ़ेक्ट होती है इन चीज़ों से. अगर ये चीज़ें ठीक से ना मिले या ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिस में आ जाए तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी इफ़ेक्ट होती है. हमें लॉस हो सकता है. हम इससे अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो इससे हमारे बिज़नेस को नुकसान हो सकता है, हमारे एम्प्लॉयज़ के लाइफ को ये थ्रेटनिंग हो सकता है. एंड सिमिलरली इवन बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑल्सो अफेक्ट एनवायरनमेंट. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट हो रही है एनवायरनमेंट की वजह से, लेकिन एनवायरनमेंट को जो है इफ़ेक्ट बिजनेस भी करता है. बिजनेस की ऐसी एक्टिविटीज़ जो एनवायरनमेंट को हार्म करती है, जैसे हमने पहले भी कहा था, अगर प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज़ में तो फैक्ट्रीज से जो पल्यूटेंट्स निकलते हैं हज़ार्डियस, वो जाके रिवर वाटर्स में चले जाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है, पल्यूटेड होता है, ख़राब होता है. फिर जो आवाज़ें आती है फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ में से वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है. जो धुआं निकलता है, जो हम लोग जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो 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 पोल्यूटेंट्स है जो बहुत हज़ार्डियस है वो भी हमारे एक्टिविटीज़ से निकल के एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है. Hence, proper accounting records are required for displaying the impact of business on environment and vice versa. यानी हमें इसीलिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड चाहिए, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए जो ये दिखाएगा कि कब बिजनेस को एनवायरनमेंट के वजह से हानि हुई है और कब एनवायरनमेंट के वजह से बिजनेस को हानि हुई है. तो अगर हमने इस चीज़ों को लिख के कहीं पे रख दिया, कहीं पे हमने इसकी अकाउंटिंग कर दी, तो हमें समझ में आएगा कि हमने कितना एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाई है या कितना एनवायरनमेंट की वजह से हमें हानि पहुंची है. इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एनवायरनमेंट को, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने में भी हमें मदद होगी और हमारा बिजनेस भी ठीक ठाक चलेगा. एनवायरमेंटल अकाउंटिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग एनवायरमेंटल इवेंट्स. मतलब क्या करते हैं हम एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में, हम कैसे एनवायरमेंट को अकाउंट्स में डाल दें. मतलब ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जिसको हम लोग उसको मॉनिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको ये दिखा सकते हैं कि हाँ ये देखो ये हमने हम डायरेक्टली तो अकाउंट्स में ऐसे नाम नहीं लिख सकते ना कि हाँ वाटर यूज्ड और एयर ब्रीथ कर लिया हमने, ऐसे ये चीज़ें हम लोग नहीं डाल सकते. तो इन्हें हमें मॉनिटरी इसमें कन्वर्ट करना है कि कैसे हमने वाटर को यूज़ किया है, कितना जो है हमने एयर को पल्यूट किया है हमारे बिजनेस ने. ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक क्वांटिटी टर्म्स में जो है इसको रिप्रेजेंट करना है अकाउंट्स में. तो कैसे करेंगे और कौन से इवेंट्स होते हैं. इवैल्यूएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम कितना नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट करो. मेजरिंग इनकम देयर फ्रॉम, मतलब उन नेचुरल रिसोर्सेज से हमको कैसे इनकम मिल रहा है. से फॉर एग्जांपल आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग विच इज़ बाय यूजिंग अ वाटर. तो अगर मैं पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं उसका जो भी प्रोडक्ट बनाऊँगी उसको मैं सेल करूँगी, तो डेफिनेटली उससे जो इनकम आएगा वो मुझे बतानी है अपने अकाउंटिंग में. कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू देम, हमने कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था पहले कि कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है. क्लीनअप कॉस्ट, टैक्सेस या फिर पेनल्टीज़ या फिर वेस्ट को मैनेजमेंट करने का कॉस्ट. एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में हम लोग जो है कोई भी नेचुरल रिसोर्स को या कोई भी रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं. सो मेक श्योर कि हम उसको क्वांटिटी में एस्टिमेट करें. एंड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन देम. अब इसके कुछ सब फील्ड्स है, यानी जो मेन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है उसके अंडर ये कुछ सब फील्ड्स आते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दीज. ग्लोबल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग.
अकाउंटिंग ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड लेवल, मतलब नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल, यानी MNCs की बात हो रही है यहाँ पे। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी वो अपना बिजनेस जैसे भी ऑपरेशंस कंडक्ट करती है, वो जो जो उनका जो भी इवेंट होता है, जो कॉस्ट इनकर होती है, जो इनकम अर्न होती है, जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमें अकाउंटिंग उसकी करनी है। सो दैट इज़ ग्लोबल लेवल। नेशनल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग डील्स विद इकोनॉमिक्स ऑन द कंट्री लेवल, मतलब यहाँ पे हम कंट्री, मतलब हम एक पर्टिकुलर कंट्री की एनवायरनमेंट को कितना इन्वायरमेंट से कितना बेनिफिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है, लेकिन वो हम कंट्री एज अ कंट्री हम उसके ट्रीट करेंगे। दैट होल कंट्री में कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके टोटल कितना नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज़ किया है, एक्सप्लॉइट किया है, हार्म किया है, या फिर उसकी ध्यान रखा है, वो सारी चीज़ें। कॉरपोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग यानी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अकाउंटिंग करना कि पर्टिकुलर कंपनी ने कैसे उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर, उसकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, यानी उसने कितना हेल्प किया है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, कुछ रिस्टोर किया है, कोई जगह ख़राब हो गई थी तो उसको कैसे उन्होंने उपजाऊ बना दिया है, कैसे वाटर का सेव किया जा रहा है, कैसे एयर पोल्यूशन उन्होंने कम करने की कोशिश की है। ये एक पर्टिकुलर कंपनी ने, और ये पूरे नेशन ने, कि पूरे नेशन ने मिलकर क्या किया है, एंड दिस इज़ ऑन अ ग्लोबल लेवल, कि भाई मतलब वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी पूरे अगर हम देखें तो कितना पोल्यूशन या कितना एनवायरनमेंट को लेकर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। Now, what are the advantages of doing this environmental accounting? क्या मिल रहा है हमको environmental accounting करके? सबसे पहली बात कि हमारा इंटेंशन क्या है environmental accounting करने का। फर्स्ट कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं environment को। फ़िलहाल जो बिजनेसेस चलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस चलती है, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती है, एनवायरनमेंट को यूज़ करती है और अपना प्रॉफिट कमाती है। लेकिन अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि फ़िलहाल जो सिचुएशन है हमारे वर्ल्ड में, वह हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं इनके वजह से। जितना जैसे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को ले आए हैं। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या करता है, हम जितना भी एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और हमारे अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे, यानी हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको एज इन अ मॉनेटरी टर्म्स दिखाएंगे, जिससे हमारा इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको डालते हैं। तो क्या होगा इससे, जब हमारे सोचो अगर हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कॉस्ट की तरह यूज़ करें, जैसे हमने अभी कॉस्ट दिखाए थे, कौन कौन से कॉस्ट थे, जो हमने टैक्स पे किया, हमने पेनल्टीज़ ये की, हमने क्लीन अप कॉस्ट जो किया, वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट जब हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालेंगे, इससे जो है हमारी इनकम कम होगी एक्चुअल में, एंड तब जाके हमें ये नुकसान समझेगा कि हम कितना एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, और तब जाके हमारे दिमाग में बत्ती जलेगी कि भाई एनवायरनमेंट को हार्म मत करो, कहीं ना कहीं वो रिटर्न में उसका बैड इम्पैक्ट हम पे ही आने वाला है। इसीलिए अब ये एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की जाती है। तो इसके फ़ायदे क्या है? डिस्क्लोज यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम लोग इसकी अकाउंटिंग ही ना करें, हम अगर अकाउंटेबिलिटी ना रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रखें एनवायरनमेंट को लेके, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी छोटी फर्म भी और बड़ी से बड़ी फर्म भी, कितना भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके बाजू में हट जाएगी, और इसके जो बैड इम्प्लीकेशन होंगे वो नॉर्मल कॉमन लोग, जिनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो भी भुगतने लगेंगे। क्योंकि डेफिनेटली हम जितना एनवायरनमेंट को कॉज करेंगे उतना वो रिटर्न में हमको मिलेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब हम लोग डिस्क्लोज करने लगे, अब हम बताने लगे कि हम कितने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताए कि हम कैसे कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कैसे हमसे कुछ गलतियाँ हो गई है। ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हो गई है, विच विल हेल्प अस टू मेक श्योर वी टेक केयर ऑफ़ आवर एनवायरनमेंट। सोशल कंट्रीब्यूशन बाय कॉरपोरेट, जैसे कॉरपोरेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं
जो नेचुरल रिसोर्सेज जो लोगों के हैं वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इनकी अब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि उनके तरफ से वो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करे, दे नीड टू स्टार्ट डूइंग इट, और इसीलिए एनवायरमेंटल अकाउंटिंग हैज़ बीन ब्रॉट अप। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यही एक आखिरी तरीका था लोगों तक ये बताने का कि इट्स हाई टाइम स्टार्ट प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। और लोग सुनते नहीं हैं, तो हमें एक अकाउंटिंग की तौर पे एक कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा, जिससे अब लोगों को ये एक डर रहेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर जा रही है, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर अकाउंट्स। तो इसीलिए लोग अब बहुत सोच समझ के इसे यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी वाटर, एयर, मिनरल्स, गैस, इनको अब हम ऐसे यूज़ नहीं कर रहे निगलेक्ट करके कि कितना भी करना है करो, वेस्ट करना है तो वेस्ट कर। नाउ वी आर यूजिंग इट एज़ पर आर नीड्स, जितनी हमारी ज़रूरत होगी हम उतना ही उसको यूज़ कर रहे हैं। These are some laws that have been brought so to make sure that every organization, हर बिजनेस, हर कंपनी, हर इंडस्ट्री इन लॉज के तहत अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने ऑपरेशंस को चलाते रखें। क्या होता है, जब तक लीगल चीज़ों को इन्वॉल्व ना करो, लोग डरते नहीं हैं। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो लेके आए हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा ध्यान से एनवायरनमेंट की हर एक एलिमेंट को यूज़ करें, हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट ना करें, उसको उल्टा प्रोटेक्ट करें, उल्टा ये सोचें कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कैसे हम जो है यूज़ भी करें एनवायरनमेंट को और हार्म भी ना करें। तो कुछ ऐसे ये एक्ट्स हैं। मेक श्योर यू लर्न दीज ईयर्स ऑफ दीज ऑल द एक्ट। ये बहुत पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, दीज आर easy one to pick up. So let's read. Water Prevention and Control of Pollution Act 1974। तो यहाँ पे हम वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई वाटर को, हम वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए ये एक्ट है। देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977। यहाँ पे हम एयर को प्रोटेक्शन के, एयर पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये 1981 वाला एक्ट लेके आए हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989। तो ये ऐसे होता है। द मोटर व्हीकल एक्ट 1991, इंडियन पेनल कोड, द नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 एंड इंडियन फिशरीज एक्ट 1987। तो एक है यहाँ पे हो गया ना, इंडियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज़। The intention of this accounting is mainly to make sure that organizations use environment in such a way that उनको भी फ़ायदा हो और environment को नुकसान ना हो। अब अकाउंटिंग आने से पहले लोग कैसे भी यूज़ कर रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा था, बहुत ज़्यादा environment को हार्म किया जा रहा था। To stop this harming of environment, because now we are at an alarming situation. We are facing global warming, diseases, climate change. See, it's January right now, and there is no winter at all. Can you imagine? Sometimes it's way too hot, sometimes it's okay mild, sometimes it's cold. So it is environment, the climate is changing, environment is changing, it is causing us harm. So to make sure कि ये harm अब कम से कम हो जाए, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने तरफ से कुछ करना होगा, इसीलिए ये अकाउंटिंग लेके आए हैं। सो दिस इज़ इट गाइज, दिस लेक्चर इज़ डन, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो लेके आऊँगी, दैट विल बी ओनली अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर फॉरेंसिक अकाउंटिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। सो मेक श्योर आप ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ ले, ताकि जब मैं MCQs लेके आऊँ, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज वेरी इजीली। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।